हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और सीटेट जुलाई 2024 की आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए इसी सीरीज़ में देखते हैं। हिंदी की क्लास लेके आया हूँ और हिंदी के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, जिसमें कि गद्यांश और पद्यांश से और प्लस कुछ पेडागोजी से क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। सारे डाउट्स को क्लियर करना है और एक अच्छा स्कोर सीटेट में करना है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर कि आज शिक्षक की भूमिका एक उपदेशक या ज्ञानदाता सी नहीं रह गई है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आज शिक्षक की भूमिका एक उपदेशक या ज्ञानदाता सी नहीं रह गई है। वह तो मात्र एक कौन बन गया है? प्रेरक। प्रेरक है कि शिक्षार्थी स्वयं सीख सके और उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन के दौरान परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन के चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सकें। पाठगत बाधाओं को दूर करते हुए शिक्षार्थियों की सहभागिता सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। कौन कर सकता है? शिक्षक ही कर सकता है। भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं हो सकती। जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद, विधान, तुक आदि के प्रति आग्रह, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। कविता पढ़ाते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता समझना आवश्यक है। निबंध में लेखक के दृष्टिकोण और भाषा शैली का महत्व है और शिक्षार्थी को अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास जरूरी है। कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियाँ पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। कभी कभी कहानी का नाटक में विधा परिवर्तन पर उसका मंचन किया जा सकता है। मूल्यांकन वस्तुतः सीखने का ही एक प्रणाली है, ऐसी प्रणाली जो रटंत प्रणाली से मुक्ति दिला सके, परंपरागत साँचे का अनुपालन ना करे, अपना ढांचा निर्मित कर सके। इसलिए ये गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बंधे बाधाएं उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के उत्तर साचे से हटकर किंतु तर्क संगत हो सकते हैं और सही भी। इस खुलेपन की चुनौती को स्वीकारना आवश्यक है। ये क्या था? ये पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ गद्यांश है जो मैंने यहाँ पर लिया है। ये सीटेट जूनियर में पूछा गया गद्यांश है। अब इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही आपको गद्यांश और पद्यांश देखने को एग्जाम में मिलेगा। तब थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, पता लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन। अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द सबसे उपयुक्त अर्थ क्या बताता है? किसका बताना है? समकालीन का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? आकस्मिक होगा, वर्तमान होगा, आधुनिक नहीं होगा, वर्तमान भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? पहले का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? एक क्वेश्चन हिंदी में ऐसे ही पूछा जाता है कि उपसर्ग बताइए और प्रत्यय बताइए। उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है सहभागिता, तो सहभागिता में क्या हो जाएगा? सह यहाँ पर क्या है? उपसर्ग है। और लास्ट में हम जो सहभागिता में ता देख रहे हैं वो ता क्या है? ता प्रत्यय है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सहभागिता में क्या उपसर्ग और प्रत्यय बना है? तो सह क्या है? हमारा उपसर्ग है और ता क्या है? प्रत्यय है। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विद्यार्थी के लिए कहा गया है और अन्य पर्यायवाची, तो पर्यायवाची में क्या हो जाएगा? देखिए सहभागी हो जाएगा, परीक्षार्थी हो जाएगा, शिक्षार्थी या छात्र हो जाएगा,
किशोरी और मानस नहीं हो सकता, अध्यापक और अध्येता भी नहीं हो सकता। ए और बी में से एक आंसर हो जाएगा। तो शिक्षार्थी और छात्र से बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में जो हमने ऊपर गद्यांश देखा था उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो पर्यायवाची शब्द में क्या हो जाएगा, शिक्षार्थी और छात्र हो जाएगा विद्यार्थी के लिए। ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है क्योंकि कभी कभी इनकरेक्ट और कभी करेक्ट पूछता है, तो इन दो चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना है। यहाँ पर इनकरेक्ट के बारे में पूछ रहा है कि सही नहीं है, वो बताना है हमको क्या सही नहीं है। परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, ए में कहा जा रहा है। बी में कहा जा रहा है शिक्षक विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करता है। और सी में कहा जा रहा है मानव मूल्यों पर उसकी आस्था अडिग होती है। और डी में कहा जा रहा है शिक्षक प्रेरक है, ज्ञानदाता नहीं। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ये क्या है, परंपरागत शिक्षण विधियों को जोड़ा नहीं जा सकता, ये कथन गलत है और गलत ही हमसे पूछा जा रहा है। बाकी शिक्षक विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है। मानव मूल्यों पर उसकी आस्था अडिग होती है, हाँ बिल्कुल होती है, ये भी ठीक है। शिक्षक प्रेरक है, ज्ञानदाता नहीं। शिक्षक कोई ज्ञानदाता नहीं है, एक प्रेरक है, एक एडवाइज़र है, एक राय देने वाला है, जैसे कि गद्यांश में ऊपर बताया गया है। सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है। पाठ प्रस्तुति से संबंधित, पाठ के भीतर से उभरने वाली, या पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई, या पाठ बढ़ाते हुए आने वाली समस्याएं। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पाठ के भीतर से उभरने वाली प्रॉब्लम्स यानी समस्याएं यानी बाधाओं को दूर करने की अपेक्षा किससे की जाती है, एक शिक्षक से की जाती है, यानी कि एक टीचर से की जाती है, ये आपको याद रखना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण क्या है। आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण क्या है, भाषा और शैली की बात की गई है, मानवीकरण और बिंदु विधान की गई है, लय और प्रवाह की गई है, या छंद और अलंकार की गई है। तो यहाँ पर किसकी बात की गई है, लय और प्रवाह की बात की गई है। लय को याद रखना है और प्रवाह को याद रखना है। तो सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समाज की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है। यहाँ पर बताना है क्या भिन्न है, भाषा और शिक्षण, अर्थ ग्रहण, युग चेतना, दिन प्रतिदिन। क्या भिन्न है वही बताना है, दिन और प्रतिदिन यहाँ पर शेष से भिन्न है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन के बारे में क्या सत्य नहीं है। क्वेश्चन को फिर से सही से पढ़ना है, क्या सत्य नहीं है पूछा जा रहा है। इसका निश्चित ढांचा होता है, 8 नंबर में पूछा जा रहा है। इसका कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका निश्चित ढांचा होता है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, वही हमसे पूछा जा रहा है। तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि क्या हो सकती है। कहानी का विधा पल्लवन, निहित कथा सूत्रों का पल्लवन, या कहानी को मौखिक सुनाने का, या कहानी का वाचन। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा निहित कथा सूत्रों का पल्लवन, यानी सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब हमने ये क्वेश्चन 9 क्वेश्चन देखे थे यहाँ पर गद्यांश से। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हम यहाँ काव्यांश यानी जो पद्यांश दिया है, काव्यांश दिया है, उसको पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। क्या है, चलिए पढ़ लेते हैं और इसके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। फिर, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता, बैठा है पहाड़ घुटनों पर पड़ी है, नदी चादर सी पास ही दहक रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, अजी सुनते हो चिलम औंधी है, धुआं उठा सूरज डूबा अंधेरा छा गया है। तो ये क्या था, ये पद्यांश था, यानी वो काव्यांश था। और इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं चलिए देख लेते हैं।
क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना गया है। एक उपयुक्त होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एक अनुपयुक्त होता है। उपयुक्त करेक्ट को दर्शाता है, अनुपयुक्त इनकरेक्ट को दर्शाता है। कहने का मतलब इनकरेक्ट ही बताना है। शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना गया है, तो मोर की आवाज़ को क्या माना गया है, अनुपयुक्त माना गया है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण क्या है। किसान आग सेक रहा है, क्या ये कारण है। सूर्य अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। सूर्यास्त का मतलब क्या होता है, सूर्यास्त का मतलब सूर्य मुदा नहीं है, यानी छुपा नहीं है। स्थान का अभाव है। अभी सूर्योदय उदय नहीं हुआ है, यानी अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, प्रकट नहीं हुआ है, यानी दिख नहीं रहा है, ये इसका मतलब होता है। तो 11 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण यही है कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, किस विकल्प में सभी शब्द गल्ला के समानार्थी हैं। जो समान भाव प्रकट करता है वह क्या होता है, समानार्थी होता है। गल सौदा माल गोदाम, रेवड़ झुंड भीड़ रेला, भीड़ भाड़ रेलम पेल भगदड़ झुरमुट, समूह भीड़ दर्शक या झुंड। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रेवड़ झुंड भीड़ रेला, 12 का बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कविता में दो समानार्थी शब्द हैं, अंधकार और अंधेरा। कविता में दो समानार्थी शब्द दिए, अंधकार और अंधेरा। इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, यह बताना है कि कौन सा कथन यहाँ सत्य है। दोनों तद्भव है, कि पहला तद्भव है, कि दूसरा तद्भव है, या दोनों तत्सम है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 13 का यहाँ से राइट आंसर पहला वाला जो अंधकार दिया है वो क्या है, पहला वाला जो अंधकार दिया है वो क्या है, तद्भव है। तो बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर में क्या पूछा गया है। अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण क्या है। अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण क्या है। सूरज का डूबा या डूबना, या अंधेरी छा जाना, या भेड़ों पर बिखर जाना, या सुनते हो की आवाज़। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुनते हो की आवाज़। डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। यहाँ प्रत्यय बताना है कि यहाँ पर 4 जो विकल्प दिए हैं इसमें प्रत्यय किस में लगा है, परिश्रम में, उद्घाटन में, गायक में, या भरपेट में। तो प्रत्यय किस में लगा है, प्रत्यय मैंने बताया जो शब्द के पीछे लगते हैं वो क्या होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है गय, धन, अक को याद रखना है। अक प्रत्यय लगा है तो गायक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गायक को बिल्कुल भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, घनश्याम में कौन सा समास है। समास पूछा है घनश्याम में। अच्छा, जहाँ पर प्रथम पद या द्वितीय पद या तृतीय पद की बात की जाती है, ठीक है, यहाँ कौन सा हो जाएगा। घनश्याम किसके लिए कहा जा रहा है, घनश्याम श्री कृष्ण के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरे पद की ओर जब बात कही जाए, जैसे कि लंबोदर है, घनश्याम है लंबा है जिसका उधर अर्थात गणेश जी की बात की जाती है। चक्रपाणी चक्र है जिसके हाथ में, यानी भगवान विष्णु की बात की जाती है। इनमें क्या होता है, बहुब्री समास होता है, ये आपको याद रखना है। तो 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर। 17 नंबर अब यहाँ से हम देखते हैं पेडागोजी के क्वेश्चन जो हिंदी चैप्टर में, क्योंकि हमें 30 क्वेश्चन यहाँ पर हिंदी के देखने को मिलते हैं जिसमें गद्यांश और पद्यांश और पेडागोजी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 17 नंबर में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन या उक्ति उचित नहीं है। नहीं में पूछा जा रहा है कि सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। ए में कहा जा रहा है ये बात तो बिल्कुल ठीक है,
भाषा अर्जन नियम सिखाए जाते हैं, ये बात क्या है? गलत है और गलत ही हमसे पूछा जा रहा है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। बाकी सी और डी भी पढ़ सकते हैं कि भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए, ये बात भी ठीक है। और बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, क्योंकि अगर विद्यालय नहीं जाएंगे तो भाषा कहाँ से सीखेंगे, तो ये भी जरूरी है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पठन कौशल से अभिप्राय है। पठन कौशल से क्या अभिप्राय है? लिपि चिन्हों को पहचानना, शब्दों को पढ़ना, वाक्यों को पढ़ना या पढ़कर समझना। 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पढ़कर समझना ही पठन कौशल से अभिप्राय है, पढ़कर समझना। तो डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मौन वाचन में ये सक्रिय होते हैं। जो मौन वाचन होता है उसमें क्या सक्रिय होता है वही हमें बताना है। कान और नेत्र, नेत्र और मस्तिष्क, कान और मुंह, मुंह और मस्तिष्क। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं जो कि सीटेट जूनियर में पूछे गए हैं। वहीं आप देख सकते हैं नेत्र और मस्तिष्क मौन वाचन के सक्रिय होते हैं। मौन वाचन, मौन वाचन में क्या होता है, हम लोग साइलेंट रहते हैं, है ना, कुछ बोला थोड़ी जाता है। नेत्र और मस्तिष्क भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शास्वर वाचन की कक्षा में सक्रिय श्रवण का प्रदर्शन करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे कम उपयुक्त है? ऐसे प्रश्नों को विशेषकर याद रखना होता है जहां पर कम उपयुक्त है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव की ओर जाता है, कम उपयुक्त है ना। तो विद्यार्थी कहानी पढ़ रही है, जब भी वह गलती करती है अध्यापिका उसे रोक देती है, सुधार करती है और दोहराने के लिए कहती है। तो 20 में ए क्या है? कम उपयुक्त है। तो कम उपयुक्त तो यही हो जाएगा कि विद्यार्थी कहानी पढ़ रही है, विद्यार्थी कहानी पढ़ रही है, विद्यार्थी कहानी पढ़ रहे हैं, है ना, ये होना चाहिए। और जब भी वह गलती करती है अध्यापिका उसे रोक देती है, सुधार करती है और दोहराने के लिए कहती है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषा का आधारभूत प्रयोजन क्या है? भाषा का आधारभूत प्रयोजन क्या है? कथन, श्रवण, विश्लेषण या संप्लेषण, ये बताना है आपको। तो श्रवण को विशेषकर याद रखना है, श्रवण को बिल्कुल याद रखना है। 20% का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 21 का भी सही हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं। रहीम 9 बजे के समाचार प्रतिदिन सुनता है। रहीम नाम का कोई लड़का है जो 9 बजे के समाचार प्रतिदिन सुनता है और अपने कुछ मित्रों के साथ कुछ खबरें साझा करता है। जो समाचार सुनता है उस समाचार में जो बातें होती हैं वो अपने मित्र मंडली में जाके साझा करता है, यानी बताता है। तो इस प्रकार के श्रवण को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के श्रवण को क्या कहते हैं? विस्तृत श्रवण कहते हैं, क्योंकि वो जो समाचार सुनता है, रहीम नाम का लड़का, वो डिटेल में चीज़ों को सुनता है, तभी तो चीज़ें कैच कर पाता है, सीख पाता है और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को बता पाता है वो। 23 नंबर देखते हैं। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? अनुलेख के बारे में बताना है। अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? श्रवण है, वाचन है, लेखन है या वादन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लेखन को बिल्कुल याद रखना है, लेखन को बिल्कुल याद रखना है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं। सुंदर अनुलेख की आवश्यक शर्त क्या है? सुंदर अनुलेख, सुंदर अनुलेख के लिए क्या आवश्यक शर्त है? अनुलेख लिखते वक्त शिक्षक विद्यार्थी की सहायता ना करें, अनुलेख सासुर बोलकर लिखवाए जाए, अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसी कि आदर्श लेख में। उपर्युक्त सभी विकल्प सही हैं। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुलेख में अक्षरों की बनावट वैसी ही होनी चाहिए जैसे कि आदर्श लेख में। सबसे बड़ा और पॉजिटिव आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम सरल और समान आकृति के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ कराएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थियों हेतु कही गई है? ये बताना है यहाँ पर 25 नंबर में। क्या प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं? 1 से 5 की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर 9 से 12 की बात हो रही है माध्यमिक में, या 6 से 8 की बात हो रही है? तो कौन से बच्चे ऐसे होते हैं? तो प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, यानी कि प्राइमरी लेवल की बात हो रही है। बच्चे छोटे हैं, 1 से 5 की बात हो रही है। तो पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 26 नंबर देखते हैं। प्राथमिक छात्रों में हिंदी भाषा के प्राप्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी निर्धारक विधि है? ये आपको बताना है। कठिन व्याकरण अभ्यास, संगीत के गीतों की फिजाजत, कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र, शब्दावली की रट लेना।
तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहानी सुनाना और संवादात्मक सत्र की बात की गई है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा में हिंदी भाषा की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है। पठन कौशल विकसित करना, सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना, लेखन कौशल में सुधार करना, व्याकरण नियमों पर ध्यान केंद्रित करना। तो 27 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देना, यानी इस प्रश्न का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा शिक्षा में तकनीक का सम्मिलन किस प्रकार से कारगर है, यानी कि बढ़िया है। ये हमें बताना है कि भाषा विकास को बाधित करता है, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। सबसे बढ़िया आंसर भी हो जाएगा, रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देता है। हिंदी भाषा शिक्षा में तकनीक का सम्मिलन किस प्रकार से कारगर है? रचनात्मकता के हिसाब से। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा शिक्षा के छात्रों को बोलने कौशल का मूल्यांकन करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? लिखित परीक्षण कराएंगे आप, मौखिक प्रस्तुतियां देंगे, बहुविकल्पी परीक्षण कराएंगे, या होमवर्क असाइन कराना? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा, मौखिक प्रस्तुतियां करेंगे, जो भी कुछ देखेंगे मौखिक देंगे। तो बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, शिक्षक कैसे हिंदी भाषा पाठों को विभिन्न छात्रों के लिए समृद्ध कर सकता है? तो कैसे कर सकता है? तो विभिन्न शिक्षा सामग्रियों और गतिविधियों का सम्मिलन करके वो शामिल कर सकता है। तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है कमेंट में आप बताइए। बिंदास रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी को करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।